हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं। छठवां लेसन है सजीव विशेषताएं एवं आवास, यानी सजीवों की विशेषताएं जानेंगे और ये कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर निवास करते हैं, उनके आवास के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मंडे से सैटरडे तक डेली क्लास आती है। संडे को कोई भी वीडियो नहीं आती है, क्योंकि यदि आपकी वीडियो कोई छूट गई हो तो आप उसे संडे को पूरा कर सकते हैं, इसलिए संडे को कोई भी वीडियो नहीं आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन को। लिखा है, पहेली और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसी ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया, जहां बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, चीड़ एवं देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे, जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की एवं ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। अंत में वे पुरी गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहाँ कैजुराइना के वृक्ष की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्हें अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उष्ण एवं शुष्क तथा कुछ स्थान आर्द्र थे, परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव यानी सजीव वस्तुएं थे। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहां कोई भी जीव नहीं पाया जाता। बूझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान दिया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजों को देखा। उसने सोचा था कि इसमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर से बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहां किसी न किसी प्रकार के जीव पाए जाते हों। पहेली ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना एवं सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख में भी सूक्ष्म जीवों को खोज निकाला है। तो पहेली और बूझो घूमने गए तो उन्होंने देखा कि हर जगह भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं। वृक्ष भी अलग तरीके के हैं। कहीं पर बहुत अधिक गर्मी है, कहीं पर बहुत अधिक सर्दी है। कोई स्थान आर्द्र है, यानी सभी स्थान एक दूसरे से अलग अलग हैं और वहाँ पर रहने वाले जीव भी अलग तरीके के हैं। तो इसी बारे में पढ़ेंगे कि सजीव एवं उनका परिवेश। लिखा है, पहेली एवं बूझो के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहां किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत पर बकरी एवं याक थे, पुरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियां थीं जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधों की प्रजातियों से भिन्न थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? क्या उनका परिवेश भी एक समान था? तो पहेली और बूझो के मस्तिष्क में ये विचार आया कि जिन स्थानों पर उन्होंने सैर की थी वहाँ पर जो जीव थे वो भी विभिन्न प्रकार के थे, क्योंकि मरुस्थल में ऊंट पाए जाते हैं, पर्वतों पर बकरियां एवं याक पाए जाते हैं, और जो समुद्र के तट होते हैं वहाँ पर केकड़े पाए जाते हैं, और समुद्र में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं जिन्हें मछुआरे जो हैं पकड़ते हैं और उन्हें बेचते हैं। तो जीव भी जो हैं भिन्न भिन्न प्रकार के हैं भिन्न भिन्न स्थानों में। तो इनके आवास के बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आवास एवं अनुकूलन, तो चलिए पढ़ लेते हैं।
यानी कि जो जीव हैं अपने आप को कैसे ढाल लेते हैं उस आवास में जहाँ ये रहते हैं, तो इस बारे में बताया गया है। लिखा है, आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधों एवं जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? ये सारणी दी गई है और इसमें लिखना है कि कौन से वन में रहते हैं जीव, कौन से पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, ये सब इसमें लिखना है। लिखा है, मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? इन क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल यानी खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। तो जो जीव समुद्र में रहते हैं, जैसे केकड़ा है, मछली है, ये समुद्र में रहते हैं। केकड़ा जो है तट पर भी रहता है, मछली समुद्र में रहती है, और ये जो है लवणीय जल यानी खारे पानी में रहते हैं और उसी जल में जो वायु घुली रहती है ऑक्सीजन, उसी का ये श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। और मरुस्थल में जो जंतु रहते हैं वे क्या करते हैं? अपने आसपास की जो वायु होती है उसका उपयोग करते हैं श्वसन के लिए। मरुस्थल जो होते हैं दिन में बहुत गर्म हो जाते हैं और रात में ठंडे हो जाते हैं, और यहाँ पर पानी की मात्रा भी कम पाई जाती है। आगे लिखा है, समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं ऊंट तथा मछली का प्रेक्षण करते हैं। ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। तो ऊंट के बारे में क्या बताया गया है कि क्यों ये मरुस्थल में रहने योग्य है? क्योंकि इसके पैर जो होते हैं लंबे होते हैं, इसीलिए इसका शरीर जो है रेत की गर्मी से दूर रहता है। आप लोगों ने देखा होगा ऊंट के पैर काफ़ी लंबे होते हैं और शरीर जो है काफ़ी ऊंचाई पर होता है, जिससे रेत की गर्मी उसे नहीं लगती। उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है और इनका जो मल होता है शुष्क होता है, पसीना भी इन्हें नहीं आता, इसीलिए ये जल के बिना भी अनेक दिनों तक रह सकते हैं। अब मछलियों के बारे में जानेंगे कि ये पानी में क्यों रहती हैं। लिखा है, आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ को चित्र में दर्शाया गया है। इस चित्र में कुछ मछलियां दिखाई गई हैं, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती हैं? इन सभी का शरीर धारा रेखी होता है, जिसकी चर्चा हम अध्याय 5 में कर चुके हैं। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक हैं। मछली के पंख व पूंछ चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मछली के गिल यानी क्लोम होते हैं, जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। यानी मछली का जो शरीर है वह धारा रेखी होता है और उसका शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं और जल में तैरने में सहायता भी करते हैं। इसके अलावा मछली के पंख और पूंछ जो होती है चपटी होती है, जो जल के अंदर उन्हें दिशा परिवर्तन में सहायता करती है और संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करती है। मछली के क्लोम होते हैं जो उसे श्वास लेने में सहायता करते हैं, तो इसीलिए मछली जल में रहने के लिए अनुकूल है। आगे लिखा है, हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती हैं तथा ऊंट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती हैं।
हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए हैं। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने के योग्य बनाती हैं, जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाता है। तो अनुकूलन यदि पूछा जाए तो अनुकूलन क्या है कि जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहलाता है। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। तो अभी तो 2 उदाहरण बताए गए, एक मरुस्थल के जीव का और एक समुद्री जीव का, यानी मछली का, पानी में रहने वाले जीव का। ऐसे ही असंख्य प्रकार के जंतु हैं पृथ्वी पर जो अपने आवास में रहने के लिए अनुकूल हैं, क्योंकि इनकी संरचना और स्वभाव की उपस्थिति उन्हें उनके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। अब लिखा है किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ है वास, एक स्थान। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। तो जहाँ पर कोई सजीव रहता है वह उसका आवास कहलाता है, और जीव जो हैं अपने भोजन, वायु, शरण स्थल और अन्य जो उनकी दैनिक जीवन की आवश्यकताएं होती हैं उनके लिए वह आवास पर ही निर्भर रहता है। और विभिन्न पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप। अब लिखा है स्थल यानी जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। यानी जो स्थल पर रहते हैं उनके आवास को कहते हैं स्थलीय आवास। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ एवं समुद्र जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास हैं। यानी जो जंतु जल में रहते हैं तो उनके आवास को कहते हैं जलीय आवास। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। आगे लिखा है किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। तो किसी भी आवास में जैव घटक कौन कौन से हैं? पौधे एवं जंतु, और जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं जैसे चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, ये सभी क्या हैं? आवास के अजैव घटक। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। तो ये याद रखना है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे लिखा है हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। यानी बीज से पौधे कैसे उगते हैं, इसमें जो अजैव कारकों की भूमिका होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो लिखा है बीज से कैसे अंकुरण हो जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चना और मक्का जो है ये जल्दी ही अंकुरित हो जाते हैं और इनसे क्या होता है, नए पौधे का प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार से इस क्रियाकलाप में समझाया गया है। मूंग के ऊपर ये प्रयोग किया गया है। तो क्या करना है कि मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित करना है, कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रखना है तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख देना है। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटना है। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबोकर रख दें। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल ना हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दें, जैसे कि अलमारी जिसमें धूप नहीं जाती है। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर।
इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं? क्या सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कोई कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते हैं? क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं? वास्तव में ये अजैव घटक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यानी जो भी अजैव घटक हैं, वायु, जल, प्रकाश, ऊष्मा, ये सभी सजीवों के लिए आवश्यक हैं और इनका बहुत ही अधिक महत्व है। आगे लिखा है, हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं? यहाँ अनुकूलन काम आता है। आगे लिखा है, अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते मर जाते हैं। केवल वे ही जीव जीवित रह पाते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। यानी जो अजैव घटकों के परिवर्तन के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते तो वे मर जाते हैं और जो अपने आप को ढाल लेते हैं वे ही जीव जीवित रह पाते हैं। आगे लिखा है, जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए भी विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना चाहिए। आइए कुछ आवासों, इनके अजैव घटकों एवं उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों में अनुकूलन का अध्ययन करें। तो आगे जो विभिन्न आवास हैं उनमें किस प्रकार से जीव रहते हैं, अपने आप को अनुकूलित करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले ये पढ़ना आवश्यक है। लिखा है, अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं तो हमें कुछ दिनों तक श्वास लेने एवं शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है तथा हमें श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं होती। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूल कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न होते हैं। यानी कि कुछ समय के लिए जो परिवर्तन हो जाता है, छोटे छोटे ये परिवर्तन होते हैं, पर्यानुकूल कहलाते हैं। पर्यानुकूलन। अब करते हैं विभिन्न आवासों की यात्रा। तो सबसे पहले हैं कुछ स्थलीय आवास, यानी सबसे पहले जानेंगे स्थल के आवास के बारे में। और स्थल के आवास में सबसे पहले है मरुस्थल। लिखा है, मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है? क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? लिखा है, मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं। आप लोग देख सकते हैं, इस चित्र में दिखाया गया है, ये चूहा बैठा है यहाँ पर और ये सांप है। क्योंकि दिन में बहुत तेज गर्मी होती है, इसीलिए ये दिन के समय ज़मीन के नीचे जो बिल बनाते हैं उसी में रहते हैं। और जब तापमान जो है कम हो जाता है रात्रि में, तब ये जंतु बाहर निकलते हैं अपने बिलों से। आगे लिखा है, मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को दर्शाया गया है चित्र में। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं?
आगे लिखा है मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तो ये बात याद रखनी है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पौधे पाए जाते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तने में संपन्न होती है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। तो ये जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं या तो इनमें पत्तियां बहुत छोटी होती हैं और या पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तने में संपन्न होती है और पौधे की जड़ें जो हैं जल अवशोषण के लिए मिट्टी में काफ़ी गहराई तक चली जाती हैं। तो ये तो मरुस्थलीय क्षेत्र के जंतु और पौधों के बारे में जान लिया। अब पढ़ेंगे पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। लिखा है ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। यानी कि पर्वतीय क्षेत्र जो हैं बहुत ठंडे होते हैं और यहाँ पर हवाएं भी तेज चलती हैं और कुछ क्षेत्रों में सर्दियों के मौसम में बर्फ भी पड़ती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं पर्वतीय आवास के कुछ वृक्ष। आगे लिखा है यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं? ये वृक्ष सामान्यतः शंकुआकार होते हैं, यानी शंकु के आकार के होते हैं तथा इनकी शाखाएं जो हैं वो तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। यानी कि ये जो वृक्ष होते हैं शंकुआकार होते हैं, इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं और कुछ वृक्षों की पत्तियां जो हैं सुई के आकार की होती हैं। तो इससे क्या होता है, वर्षा का जल और जो बर्फ पड़ती है वो आसानी से नीचे की तरफ गिरती रहती है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। तो ये तो पेड़ पौधों के बारे में जान लिया कि ये शंकुआकार होते हैं, इनकी जो शाखाएं होती हैं तिरछी होती हैं, वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं जिससे वर्षा का जल और जो बर्फ है वो आसानी से नीचे खिसक जाए। अब जंतुओं के बारे में लिखा है, जंतु भी वहाँ पर भिन्न प्रकार के होते हैं। लिखा है पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूल होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती हैं। उदारता शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। तो यहाँ आप इस चित्रों में देख सकते हैं, ये तेंदुआ है, पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाया जाता है इस प्रकार का। इसके शरीर पर फर होते हैं और याक के शरीर पर बाल होते हैं ताकि ये अपना शरीर गर्म रख सके। तो यहाँ लिखा भी है पहाड़ी तेंदुआ, दूसरे नंबर पे ये याक है और ये बकरी है और ये क्या करते हैं, पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूलित होते हैं। तो आप ये बकरी देख सकते हैं, देख लीजिए कितनी भिन्न है जो मैदानी क्षेत्रों में बकरी पाई जाती है उससे। अब पढ़ेंगे घास स्थल के बारे में।
मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया, पर्वतीय स्थल के बारे में पढ़ लिया। अब घास स्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखा है शेर वन में रहता है, शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र देखिए। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार व्यवस्थित हैं? क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पार्श्व में हैं? शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, नखर यानी नाखून, जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती हैं? उसका मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को भी पता नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती हैं। तो आप देख सकते हैं शेर जो है ऐसा ये मटमैले रंग का होता है, तो सूखी घास में ये दूर से दिखाई नहीं पड़ता। इसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं ताकि ये दूर तक अपने शिकार को देख सके। तो ये तो शेर के बारे में पढ़ लिया। अब हिरण के बारे में लिखा है एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं। हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। तो आप इस चित्र में हिरण को देख सकते हैं। इसकी आंखें जो हैं सिर के दोनों ओर होती हैं और इसके कान लंबे लंबे होते हैं ताकि ये शिकारी के आने की जो आहट है उसको सुन सके और वहां से भाग जाए। तो ये तो घास स्थल में रहने वाले जीव थे। इसके अलावा भी और भी जीव हैं, लेकिन यहाँ उदाहरण के लिए 2 जीवों के बारे में बताया गया है। अब पढ़ेंगे कुछ जलीय जीव, यानी जल में जीव रहने के लिए कैसे अनुकूलित हैं इस बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे समुद्र में रहने वाले जीवों के बारे में। लिखा है समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखी होता है जिससे वह जल में सुगमता से चल सके। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल होते हैं, गिल यानी क्लोम। तो कुछ जीव ऐसे हैं जिनका शरीर धारा रेखी नहीं है, लेकिन ये समुद्र में जब तैरते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं और ये समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं और इनकी तरफ जो भी शिकार आता है उसे ये पकड़ लेते हैं। आगे लिखा है डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु भरते हैं। तो डॉल्फिन और व्हेल जैसे जो जंतु होते हैं इनमें गिल नहीं होते, लेकिन इनके सिर में नासा द्वार होते हैं, वात छिद्र जिन्हें कहते हैं, इन्हीं के द्वारा ये श्वास लेते हैं और ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। समय समय पर समुद्री सतह से ये बाहर आते हैं और अपने श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु को अंदर भर लेते हैं। तो तभी व्हेल और डॉल्फिन है ये कुछ समय बाद समुद्र से बाहर आती रहती हैं स्वच्छ वायु को भरने के लिए। आगे लिखा है तालाब एवं झील के बारे में, यानी जो जीव तालाब एवं झील में रहते हैं।
लिखा है क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगे देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियां, तने और जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित हैं? यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है कि कुछ पौधे जो हैं वह जल की सतह पर प्लवन यानी तैर रहे हैं, कुछ जलमग्न हैं, पूरी तरीके से जल में डूबे हुए हैं, और कुछ जो हैं इनकी जड़ें मिट्टी में हैं, स्थिर हैं और ये आंशिक रूप से जलमग्न हैं। तो इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। जो जड़ें मिट्टी तक गई हैं वह जल एवं खनिज का अवशोषण करती हैं, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना है। जो जलीय पौधे होते हैं इनकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं और ये पौधे को तलहटी में जमाए रखती हैं। आगे लिखा है इन पौधों का तना लंबा है, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह पर वृद्धि करता रहता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर प्लवन करते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतले रिबन की तरह होती हैं। यह बहते जल में सरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच में बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति भी नहीं होती। तो इनमें आप देख सकते हैं ये पूर्ण रूपेण जलमग्न है, ये आंशिक रूप से जलमग्न है, ये प्लवन कर रहा है। इसकी पत्तियां जो हैं इनमें कटिंग है, इनमें जल आसानी से बह जाता है। तो इन्हीं के बारे में बताया गया है। अब लिखा है मेढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके पश्चपाद जाल युक्त पादांगुलियां होती हैं, जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। तो मेढक जो है तालाब में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। इसके जो पीछे के पैर होते हैं लंबे होते हैं और मजबूत भी होते हैं, जो इसे छलांग लगाने में और शिकार को पकड़ने में सहायता करते हैं। आगे लिखा है हमने केवल कुछ ही जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। तो कुछ ही जंतुओं और पौधों के बारे में बताया गया है, जबकि आवास में रहने वाले जो जीव हैं वो बहुत अधिक हैं। तो उदाहरण के लिए कुछ के बारे में ही बताया गया है। अब लिखा है हमारे आसपास के जीव, हमारे आसपास भी जीव पाए जाते हैं, उनके बारे में। लिखा है हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा अनेक पौधों एवं जंतुओं की चर्चा भी की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले वस्तुओं, पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाई थी। कल्पना कीजिए कि यदि हम जानना चाहें कि हमारी सूची में सजीव के कौन कौन से उदाहरण हैं। आइए वन में पाई जाने वाली वस्तुओं के विषय में सोचें। तो वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, पत्थर, चट्टान, मिट्टी, जलवायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक एवं काई वन में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के उदाहरण हैं। तो इनमें कौन कौन से सजीव हैं ये बताना है। तो सजीवों के बारे में पढ़ेंगे। सजीव वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं, गति करते हैं, तो ये सभी होते हैं सजीव। जबकि निर्जीव क्या होते हैं, इनमें वृद्धि नहीं होती, ये प्रजनन नहीं कर सकते, तो ये निर्जीव कहलाते हैं। तो सजीवों के लक्षणों के बारे में बताया गया है। तो लिखा है क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? तो चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। तो यही बताया गया है। लिखा है अध्याय 1 में हमने यह जाना कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए एवं विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीख लिया कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर
निर्भर रहते हैं। यानी जो जंतु शाकाहारी हैं वे पौधों पर निर्भर रहते हैं, जो मांसाहारी हैं वे अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। आगे लिखा है भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा आवश्यक है। तो सजीवों के लिए भोजन आवश्यक है और सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है उन्हें वृद्धि करने के लिए, क्योंकि भोजन जो है उनके जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अब लिखा है क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है, यानी कि क्या सभी जीवों में वृद्धि दिखाई देती है, इस बारे में लिखा हुआ है। लिखा है क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है, इसे आप अब और नहीं पहन सकते। क्या ऐसा नहीं है इन वर्षों में आप लंबे हो गए हैं, आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है और कुछ समय बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं। एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। तो वृद्धि सभी में दिखाई देती है, जानवरों में भी, मनुष्यों में भी और पादपों में भी। पादपों यानी पेड़ पौधों में, जैसे पिल्ला जो है बड़ा होकर कुत्ता बन जाता है, मुर्गी का अंडा प्रस्फुटित होकर वृद्धि करके मुर्गी बन जाता है या मुर्गा बन जाता है। इसी प्रकार से पौधे भी वृद्धि करते हैं। तो लिखा है पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं तो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि की विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों और कुछ सप्ताह बाद पौधों को देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। तो सभी सजीव वृद्धि करते हैं, पौधे भी वृद्धि करते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा पौधे छोटे होते हैं, कुछ समय बाद उनकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। अब लिखा है क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं, यानी सभी सजीव क्या श्वास लेते हैं, इसके बारे में। तो लिखा है क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो बाहर की वायु शरीर के अंदर चली जाती है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास के द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। यानी हम लोग जब श्वास लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और उसकी कुछ मात्रा का उपयोग होता है, और इस क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वह शरीर श्वास के द्वारा बाहर निकाल देता है। आगे लिखा है गाय, भैंस, कुत्ता तथा बिल्ली जैसे जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। इनमें से किसी भी जंतु का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए तथा उसके उदर की गति पर ध्यान दीजिए। यह मंद गति उनकी श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है। तो जंतु भी श्वसन करते हैं। आगे लिखा है श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यानी हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह श्वसन के द्वारा ही प्राप्त होती है। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा श्वास लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली के गिल होते हैं जिनकी सहायता से वह जल में विलेय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। यानी जंतु जो होते हैं इनके गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है, लेकिन श्वसन सभी करते हैं। जैसे कि केंचुआ जो होता है वह त्वचा से सांस लेता है और मछली के पास गिल्स होते हैं श्वास लेने के लिए, और यह क्या करती है, जल में जो ऑक्सीजन घुली रहती है उसे यह अवशोषित करती रहती है। अब लिखा है क्या पौधे भी श्वसन करते हैं। पौधों की श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती हैं।
आगे लिखा है, हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक पौधों को लगाया जाए, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ये श्वसन की क्रिया दिन रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। किसमें? पौधों में। और पौधे जो ऑक्सीजन की मात्रा का उपयोग करते हैं वह बहुत कम होती है, जबकि वे बहुत अधिक ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं। तो ये सब याद रखना है। अब लिखा है, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? लिखा है, जब आप नंगे पैर टहल रहे हों तथा आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है? आप अंधेरे स्थान से अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षणों के लिए बंद हो जाती हैं जब तक कि वे तेज प्रकाश की अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपका प्रिय व्यंजन, तेज प्रकाश एवं कांटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहा जाता है। तो जो परिवर्तन होते हैं उनके प्रति अनुक्रिया करना ही उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि अगर हम टहल रहे हैं, कांटे पे अगर पैर पड़ेगा तो पैर जो है हम पीछे कर लेंगे। किसी स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, तो ये सब क्या है? उद्दीपन है, क्योंकि इन परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं और इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। आगे लिखा है, क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु के व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन देखते ही अचानक अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह क्या करती है? जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्रि में आप रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर देते हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं, कुछ पौधों के पुष्प सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। छुई मुई गुलमेहंदी के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा जाती हैं। यह पौधों में उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। यानी कि मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। तो इन सब के बारे में जान लिया। तो सभी में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया हो रही है। अब पढ़ेंगे सजीवों में उत्सर्जन, यानी सजीवों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है इसके बारे में लिखा है। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करते। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर के द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग का क्या होता है? वे इसे अवशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि क्या होता है कि जितना भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उसके कुछ ही भाग को शरीर के द्वारा उपयोग में लिया जाता है और जो अपशिष्ट बचता है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह अपशिष्ट पदार्थों का जो निष्कासन है यही उत्सर्जन कहलाता है। आगे लिखा है, क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधों में यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ भागों में संग्रहित किए जाते हैं जिससे पौधे को कोई हानि नहीं पहुंचती। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। उत्सर्जन सजीवों का दूसरा सामान्य लक्षण है।
अब लिखा है क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं, यानी कि अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीव को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। तो सभी सजीव प्रजनन करते हैं। तो लिखा है क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड़ यानी घोंसले देखे हैं? वे नीड़ में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। आप इन चित्र में देख सकते हैं, ये अंडे हैं और ये प्रस्फुटित होकर बच्चों का रूप इन्होंने ले लिया है। आगे लिखा है जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। तो ये सभी जो हैं यहाँ पर जो छपे हुए हैं ये सभी बच्चे को जन्म देते हैं। बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, ये सभी क्या है? ये बच्चे को जन्म देते हैं। अब जैसे मगरमच्छ है, मेढक है, ये सब क्या देते हैं? ये अंडे देते हैं। आगे लिखा है पौधे भी प्रजनन करते हैं। जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। बहुत से पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। पौधे बीज उत्पादित करते हैं, हम उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त कायिक भागों द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरणतः आलू के कलका वाले भाग से नया पौधा बनता है। आप लोगों ने देखा होगा घर में यदि आलू जो है कई दिनों तक रखा रहे तो उसमें छोटी छोटी कलकाएं निकल आती हैं और उसी आलू को यदि मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए तो उससे नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो होता है कायिक प्रजनन का उदाहरण है। तो आलू जो है कायिक प्रजनन करता है। इसके अलावा पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। तो गुलाब जो है कलम द्वारा, इसी कलम को काटकर किसी और जगह लगा दिया जाए अगर शाखा को काटकर, तो ये पौधा बन जाता है और उसमें फूल निकलने लगते हैं। तो यही बताया गया है कि पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। अब लिखा है क्या सभी सजीव गति करते हैं, यानी सभी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। लिखा है अध्याय 5 में हमने जंतुओं में गति के विभिन्न तरीकों की चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधों के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। तो पौधों के विषय में क्या बताया गया है कि ये भूमि में जकड़े रहते हैं, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तो जा नहीं सकते, लेकिन इनके आंतरिक भागों में गति होती है, जैसे कि जल, खनिज पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवहित होता है। आगे लिखा है क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति भी देखी है? पुष्पों का खिलना एवं बंद होना। क्या आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपनों के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते देखते हैं। बस, कार, कागज का छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं इसके उदाहरण हैं। क्या इनकी गति सजीवों की गति से भिन्न है? प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं, लेकिन उन सभी में कुछ एक समान लक्षण होते हैं जिसकी हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है, इसलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक तभी अस्तित्व में रह सकती हैं जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करें। एक अकेला जीव प्रजनन किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहेगी जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहेगा। यानी अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन करना आवश्यक है। यदि प्रजनन नहीं होगा तो धीरे धीरे प्रजाति जो है वह नष्ट हो जाएगी। आगे लिखा है हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है तथा मृत्यु होती है। क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? कार, साइकिल, घड़ी, नदी का जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे देखते देखते एक बादल के आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि क्या इनमें सजीवों के अन्य सभी लक्षण भी पाए जाते हैं? तो इनमें सजीवों के जो लक्षण हैं वो नहीं पाए जाते,
तो इसलिए ये निर्जीव हैं। आगे लिखा भी है, सामान्यतः सजीवों में वे सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की, परंतु निर्जीव वस्तुओं में सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते। क्या यह हमेशा सत्य है? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनकी हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हमें निर्जीवों में वे सभी लक्षण कभी एक साथ दिखाई नहीं देते? उनमें से मात्र कुछ लक्षण ही दिखाई देते हैं। यानी निर्जीव हैं तो उनमें सजीवों के कुछ ही लक्षण दिखाई देते हैं। आगे लिखा है, इस विषय को और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए किसी बीज के विषय में विचार करें। तो मूंग के बीज के बारे में क्या होता है? क्या यह जीवित है? यह एक दुकान अथवा भंडार में महीनों रखा रहता है। तो मूंग आपने देखी होगी, तो दुकानों में या भंडार गृह में ये महीनों रखा रहता है और इसमें कुछ भी वृद्धि नहीं होती और अन्य लक्षण भी नहीं दिखाई देते। लेकिन अगर इसे मिट्टी में बोकर जल से सींच दिया जाए तो यह पौधा बन जाता है। आगे लिखा है, क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था? हमने देखा कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते कि उनमें सजीवों के सभी लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिससे इन्हें जीवित कहा जा सके। फिर जीवन क्या है? तो ये प्रश्न किया जा रहा है कि फिर जीवन क्या है। लिखा है, गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। यानी बीज जो है श्वास लेते हैं तो उसी के कारण ये गर्मी उत्पन्न होती है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती है जबकि अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन क्या है का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। तो आज का लेसन बहुत ही अच्छा था। सजीवों के लक्षणों के बारे में पढ़ा, अनुकूलन के बारे में पढ़ा, किस तरह से जीव जो हैं अपने आप को अनुकूलित करते हैं एक आवास में रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन 7 के साथ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।